डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 121 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 122 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे इल्तमास है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि अपनी मोहब्बतों का इजहार वीडियो को लाइक करके शेयर करके दिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। मैंने उसी आहिस्तगी के साथ दरवाज़ा बंद करके अंदर से बुलेट कर दिया और पलट कर तारिक को ओके का सिग्नल दे दिया। रूमी कहाँ है शंकर? याद रखना, झूठ की सूरत में खौफनाक अंजाम से दो चार कर दिए जाओगे। बाहर से मुतमईन होने के बाद तारिक ने उसकी गोशमाली शुरू कर दी। रूमी कौन है ये? मैं उसे नहीं जानता। शंकर हाँफती हुई और कदरे कपकपाती आवाज में बोला। तो तुम ऐसे मुंह नहीं खोलोगे? तारिक ने उसकी तरफ देख कर दांत पीसे, फिर बेड पर दराज पड़ी उसकी नौबेहाता बीवी की तरफ देखते हुए उसे दोबारा धमकाने की गर्ज से बोला, मेरा ख्याल है पहले तुम्हारी इस नई नवेली दुल्हन के साथ कुछ खिलवाड़ किया जाए, तब तुम चालाकी करने से बाज आओगे। तुम्हें ये पसंद है तो बेशक इसे ले जाओ, मगर मेरी जान छोड़ दो। शंकर तेजी से बोला। मैं ही नहीं, तारिक भी इसकी बात सुनकर हैरान सा हुआ। किस कदर बेगैरत इंसान था ये। इंसानी अज़ा का गैर कानूनी कारोबार करते करते इसका ज़मीर मुर्दा होकर रह गया था। हालांकि मैं जानता था कि तारिक ने ऐसा सिर्फ उसे डराने और मुंह से सच उगलवाने के लिए कहा था। किरदार के हवाले से मेरे, तारिक और रूमी के दरमियान ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग थी कि हम एक दूसरे की एक पहचान रखते थे। मुझे पता है तुम्हारे जैसा नंगे इंसानियत अपनी जान बचाने के लिए ऐसा भी कर सकता है। तारिक दांत पीस कर बोला और फिर उसका खून आलूदा रुमाल लेकर वो उसने गोला बनाकर उसके मुंह में ठोस दिया और उसके दोनों हाथ कुर्सी के पीछे मोड़ कर खड़ा हो गया। सैफ, इसके चेहरे पर उस वक्त तक ताबड़तोड़ खोंसे बरसाते रहो जब तक ये रूमी के बारे में हमें कुछ बता न थे। तारिक ने मुझसे कहा। मेरे हाथों में पहले ही खुजली हो रही थी। मैं अपने दोनों मुक्के तान कर शंकर के सामने आन खड़ा हुआ और पहले चंद सानिये उसकी तरफ खौफनाक नजरों से घूरता रहा, फिर एक बॉक्सर का स्टाइल बनाकर उसके सामने खड़ा होकर उछलने लगा। शंकर डर गया और जोर जोर से सर हिलाने लगा। मेरा ख्याल है ये सच बोलने पर आमादा हो गया है, मैंने तारिक से कहा। रुमाल निकाल कर पूछो। मैंने एक हाथ बढ़ाकर रुमाल का गोला उसके मुंह से खींचा तो वो बोल पड़ा, रूमी मेरे कब्जे में नहीं है। तो फिर किसके कब्जे में है? तारिक ने सवाल किया। मेरे ही एक साथी ने उसे यरगमाल बना रखा है। कौन सा साथी? कहाँ है वो? इधर ही है, गेस्ट रूम में ठहरा हुआ है। नाम बताओ। गौहर शाह। बिलाकर वो फटा। मैं और तारिक मानी खेज मुस्कुराहट से एक दूसरे की जानिब देखने लगे। गोया कह रही हूं कि हमारा कयास दुरुस्त साबित हुआ। इसका ठिकाना कहाँ है और क्या रूमी उसी की कैद में है अब तक? कहीं उस सुवर ने हलाक तो नहीं कर दिया होगा उसे? बिल्कुल नहीं, वो जिंदा है। उसे भी तुम दोनों की ही तलाश थी। तुमने ही हम दोनों पर होटल में अपने कुत्तों के जरिए हमला करवाया था और रूमी को भी तुम्हारे ही कुत्तों ने उठाया था, तारिक ने कहा। यह सब मैंने उसी के कहने पर किया था, शंकर ने जैसे सारा मलबा गौहर शाह पर डालते हुए फौरन कहा। अब डॉक्टर रमेश अग्रवाल का पता बताओ, मैंने दुरुस्ती से कहा। रमेश अग्रवाल का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग जो पहले ही सुर्ख हो रहा था मजीद गहरा होने लगा और तासुरात भी बदलने लगे। देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हम यहाँ तुम्हारी पुजला अरूसी में आ सकते हैं तो तुम्हें बड़े आराम से यहाँ से यरगमाल बनाकर भी अपने साथ ले जा सकते हैं, और अगर तुम्हारी कोई भी बात झूठ निकली तो याद रखना तुम्हारा हम भयानक हाशर करेंगे। तारिक ने उसके तासुरात भांपते हुए उसे पेशगी धमकी दे डाली। वह हकलाते हुए बोला, तुम लोग कहीं जसवंत राय के आदमी तो नहीं हो? उससे पहले तारिक ने अनजान बनकर कहा। कौन जसवंत? हम किसी जसवंत राय शाह को नहीं जानते। तारिक ने उसे ठीक ही बोला था, वरना जसवंत राय का ताल्लुक जाहिर हो जाता तो उसके दिल में जिंदगी बच जाने की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाती और यूं अपनी जान बचाने के लिए आखिरी हद तक भी जा सकता था। मेरे सवाल का जवाब तो अब है। वो भगवाड़ या नर बुद्धा में कहीं मौजूद होगा। ये इलाके कौन से स्यारे में है? मैंने दांत पीस कर पूछा। मुंबई से बाहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दरमियान के इलाके हैं। यहाँ होगराली का मशहूर पहाड़ी जंगल है। पूरी तफसील बताओ। अपने असल दुश्मन के बारे में पूछते हुए मैं गैज़ो गज़ब में आने लगा था।
ऐसे में तारिक ने कहा, अभी इस पर हम पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, इसे अपने साथ ले जाकर पूछ लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वहां ये सच भी बोलेगा। तारिक की बात का मतलब मैं समझ रहा था। इसी वक्त दुल्हन को होश आने लगा और नींद बेदारी के आलम में यूं आ करने लगी जैसे कोई उसे ख्वाब में झंझोड़ रहा हो। इसे होश आ रहा है, रस्सियों से बांधो इसे, तारिक ने कहा। यह काम तुम निपटा लो, मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं बोला। तारिक हरकत में आ गया। मैं शंकर पर नजर रखे हुए था, अपने ही महल बल्कि कलानुमा ठिकाने, और वो भी शादी की सुहाग रात में बेडरूम के अंदर खुद को बेबसी के आलम में महसूस करते हुए। उसके अंदर क्या बीत रही होगी उसका अंदाजा लगाने की कम अज कम मुझे चंदा जरूरत नहीं थी। तारिक के करीब पहुंचते पहुंचते दुल्हन को खासी हद तक होश तो आ गया था, मगर फिर मुझे देखते ही वो दोबारा एक खुटी खुटी चीख मार कर ढेर हो गई। इसे बार बार गशी के दौरे क्यों पड़ रहे हैं? इतने खौफनाक तो हम हैं नहीं, मैंने तारिक से कहा। इसने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं से एक नायलॉन की रस्सी ढूंढी, दुल्हन के हाथ पांव बांधे, मुंह में उसके कोई कपड़ा फाड़ कर गोला बना के ठोंसा और उसके बाद हमारी जानिब आ गया। मेरी नाक की तो पट्टी कर दो, खून बह जा रहा है, मैं मर जाऊंगा, शंकर मनमनाया। चल उठ। तारिक ने होंठ भींच कर उसे बाजू से दबोच कर उठाया और सीधा बाथरूम ले गया। वहां इसके खून आलूदा चेहरे पर पानी के छींटे डाले और जख्म साफ किया, फिर बाहर आ गया। खून अब भी बह रहा था। वो फिर अंदर गया और कैबिनेट से मरहम पट्टी का बाक्स उठा लाया। यार तुम ही कुछ करो इसका, तारिक ने बाक्स मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा। मैंने बाक्स लिया और उसे खोला। उसके अंदर ऑइंटमेंट थी, एक गाज पीस और रुई का फाया भी बना हुआ था। ऑइंटमेंट मैंने गाज पीस पर लगाई और उसकी फूही से बनाकर उसके एक नथने में घुसेड़ दी और इसी तरह दूसरी फूही भी बनाकर दूसरे नथने में ठूंस दी और उससे बोला, मैंने तुम्हारी पट्टी कर दी है, अब तुम कुछ देर तक मुंह के जरिए सांस लेते रहना, वरना ये फूहियां निकल जाएंगी और फिर से खून बहना शुरू हो जाएगा। मैंने उसे हदायत दी। उसने होले से अपने सर को आसपाती जुम्बिश दी, फिर तशवीश से बोला, मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? मैंने तुम लोगों को सच तो बता दिया है। कुर्बान जाऊं तेरी मासूमियत के, मैंने तंजिया मुस्कुराहट से कहा। क्या तुम ये समझते हो कि हम तुम्हारी बातों पर आसानी से यकीन कर लेंगे? हरगिज़ नहीं मेरी जान, तुम्हें अपने पास यरगमाल बनाकर पहले इसकी तस्दीक करेंगे, इसके बाद तुम्हारे बारे में सोचा जाएगा। लेकिन तुम मुझे यहां से नहीं ले जा सकते, यह बहुत मुश्किल काम होगा। मेरे किसी आदमी ने देख लिया तो बेदुरेग फायर खोल देंगे। अच्छा, मैं उसकी चालाकी पर तंजिया बोला। अव्वल तो इनकी नजर हम पर नहीं पड़ सकती, अगर पड़ भी गई तो वो इतने बेवकूफ नहीं हैं कि तुम्हें खतरे में देखकर हम पर फायर कर दें। वो जोश में ये भी कर गुजरेंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई खतरनाक सिचुएशन पैदा हो, तो फिर इसका आसान तरीका यही है कि तुम किसी चालाकी का ख्याल दिल में लाए बगैर हमारे साथ चल दो, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ही पैदा ना हो सके। मैंने बड़े आराम से कहा तो तारिक चिढ़कर बोला, यार तुम इसके साथ क्या बहस मुबाहसा करने बैठ गए हो? इसलिए चलो, वक्त नहीं है, ये टोपी ड्रामे करता रहेगा। चलो भाई टोपी ड्रामे, मैंने घूर कर शंकर से कहा। शराफत से ताउन पर उतर आओ, वरना। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तारिक ने अचानक अपने साइलेंसर लगे पिस्तौल के दस्ते से उसकी कनपट्टी पर वार कर दिया। वो तेवरा कर गिरा। मैं चौंका, ये जरूरी था, इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी, ये को गड़बड़ कर सकता था। तारिक ने जवाब पेश किया। मैंने उलझाए हुए लहजे में कहा, अच्छा नहीं होता कि ये अपने कदमों पर ही चल कर हमारे साथ जाता? अब कौन इसकी 12 मन की लाश को उठाएगा? हम दोनों, मगर बारी बारी। जल्दी करो, तारिक ने कहा। इसके बाद उसने शंकर के बेसुध वजूद को मेरे सहारे उठाकर अपने कंधे पर डाल दिया और मेरे हाथ में खामोश पिस्तौल देते हुए मुझे आगे बढ़ने को कहा। हम दोनों पहले वाले दरवाजे से निस्बतन छोटे कमरे में आ गए, जिधर से इस ख्वाबगाह बाइल्फाजत कर उजला रूसी में दाखिल हुए थे। यहां से हमने रास्ता बदला और बजाय पहले की तरह राहदारी में आने की इसकी खिड़की से बाहर कूद गए। तारिक भी मेरी तरह सेहतमंद जिसामत का मालिक था, ताहम मोटे शंकर को उठाकर खिड़की से पार कराना उसके लिए खासा मुशक्कत तलब काम साबित हो रहा था। बाहर हम इमारत के उस हिस्से की जानिब आ गए जो अहाते के गेट से ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ मैंने तारिक का बोझ बांट लिया और उसे पिस्तौल थमा दिया। अब यहाँ से तुम आगे का रास्ता बनाओ, मैंने तारीकी में इधर उधर देखते हुए हाँफती हुई सरगोशी में उससे कहा। उसने पिस्तौल लिया और चंद सानिये अपनी सांसें दुरुस्त करता रहा। हमारे इर्द गिर्द तारीकी और सन्नाटे का राज था। शादी जैसी पुरहंगाम तकरीब के बाद यहाँ अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और जो हो रहा था उसका किसी को भी सरे दस्त इल्म ही ना ही था। मुझे किसी गड़बड़ की आहटें महसूस हो रही हैं।
तारिक ने बगौर अतराफ का जायजा लेते हुए सरसराते लहजे में कहा, मुझे तो फिलहाल इस 12 मन की लाश उठाने से पेट में गड़बड़ होने लगी है। मेरा ख्याल है आगे बढ़ना चाहिए, रास्ता साफ ही तो नजर आ रहा है। मैंने कदरे चिढ़ कर कहा, क्योंकि बेहोश शंकर के भारी भरकम वजूद का बोझ मेरे कांधों पर आ चुका था। शायद ऐसा ही है, आगे बढ़ो। बिलाखिर वो बोला। हमें एक ऊंची गुलबूटी की बाड़ की आड़ लिए बड़े से फाटक की तरफ पड़ने लगे। कार पार्किंग में अब चंद ही गाड़ियां खड़ी नजर आ रही थी। अचानक तारिक रुका और उसने मुझे भी रुकने का इशारा कर दिया। हम दुबक गए। तारिक ने जरा गर्दन ऊंची करके फाटक की तरफ देखा। क्या हुआ, मैंने सरगोशी में पूछा। फाटक पर 2 आदमी नजर आ रहे हैं। तो फिर तुम इधर रुको, मैं इनका बंदोबस्त करके आता हूं, वो नीची आवाज में बोला। और इस लाश का क्या करूं? इसे अभी नीचे डाल दो और तुम इर्द गिर्द कड़ी नजर रखो जब तक मैं वापस लौटता हूं। इनसे भिड़े बगैर हम क्या बाहर नहीं निकल सकते? शायद नहीं, वो गोमगो से लहजे में बोला। शायद हाँ, मैंने भी शंकर का बेसुध वजूद नीचे डालकर कहा। क्या मतलब? वो सामने देखो। मैंने कार पार्किंग वाली जगह की तरफ इशारा किया। वहां 3 भारी भरकम गाड़ियां मौजूद हैं और एक हेलीपैड पर चौपड़ भी लैंडेड है। हरगिज नहीं, हेलीकॉप्टर के लिए पायलट की जरूरत होगी। गाड़ी बगैर चाबी क्या स्टार्ट हो जाएगी? मगर इसके इंजन की आवाज फाटक पर मौजूद पहरेदारों को ही नहीं, अंदर मौजूद शंकर की गुमाश्तों को भी चौंका देगी और वो सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तारिक ने जवाब पेश करने की कोशिश की और यही वह वक्त था जब उसके मुंह से बेख्तियार ओह को बरामद हुआ था। क्या हुआ? वो दोनों अंदर आ रहे हैं, जरा अंदर की तरफ हो जाओ। और इसे तुमने क्या मैदान में डाल दिया है? खनी बाढ़ के अंदर घुसाओ इसे जल्दी। उसका इशारा शंकर की जानिब था। मैंने यही किया। मुझे भी अब इन दोनों पहरेदारों के आपस में बातें करने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने देखा वो दोनों हंसी मजाक करते हुए इमारत के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। इसके लिए वो हमसे कदरे करीब होकर गुजर रहे थे। हमें तसल्ली थी कि हम उनकी नजरों से छुपे हुए थे। अचानक ही घुटी घुटी मगर कदरे ऊंची आवाज उभरी। हमारे पास से गुजरते हुए वो दोनों पहरेदार पूरी तरह टिटक कर रुके और पल के पल उन्होंने अपने लिबास में छुपी हुई गन्ने निकालकर हाथ में पकड़ ली। इधर यकलख्त मेरा और तारिक का चेहरा फक हो गया। इस कमबख्त शंकर को न जाने कैसे होश आने लगा था, या फिर इसे नाक की पैकिंग की वजह से सांस लेने में रुकावट हुई थी कि उसने बेहोशी या नीम बेहोशी के आलम में ठुसके मारना शुरू कर दिए। मैं बौखला कर उसके मुंह से नाक पर हाथ रखने लगा और तारिक ने पिस्तौल संभाल लिया। इस तरफ कोई है। हमें इन दोनों पहरेदारों में से एक की बिदकी हुई आवाज सुनाई दी। यकलख्त मेरे आसाब तन गए। इधर बदबख्त शंकर को भी ठुसके लगने के बाद होश आने लगा था और वह अब अपने मुंह से गूं गां की आवाजें बरामद करने लगा था। मैं उसके मुंह पर हाथ रखता तो नाक के दोनों नथने बंद होने के सबब उसका जिस्म झटके खाने लगता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसी वक्त मुझे अपने कान के बिल्कुल करीब हल्की चिजर करती आवाज सुनाई दी और साथ ही एक पहरेदार की दबी दबी कराह उभरी। दूसरे ने फायर कर डाला। गोली मेरे करीब ही घास वाली जमीन पर लगी और गर्द का गोला उछला और साथ ही मैं भी। रात के सन्नाटे में गोली का धमाका बम ही की तरह साबित हुआ। अगले लम्हे मैंने उसे भी गिरते देखा। तारिक के खामोश पिस्टल की गोली उसे भी चाट गई थी। इसे उठाओ और फाटक की तरफ भागो, तारिक चिल्लाया और शंकर को उठाकर मेरे कंधे पर डाला। मैं अंधाधुंध भागने लगा। मेरे अक्कम में तारिक था। इमारत की जानिब से हनूज खामोशी रही, मगर जैसे हमने फाटक का राज किया, इमारत की जानिब से 2 फायर हुए और साथ ही किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दौड़ते रहो वरना गए, तारिक चिल्लाया। मैंने अपने जिस्म की सारी कुव्वत मुजतमा कर ली और शंकर को उठाए दौड़ने लगा कि अचानक इस बदबख्त को भी अपनी मुतवक्का खुशबख्ती का ये एहसास होने लगा था कि उसके आदमी होशियार हो चुके हैं। इस रजील ने मेरे कान पर काट खाया। मेरे हल्क से बिलबिलाती हुई चीख बरामद हुई। मेरे साथ दौड़ता हुआ तारिक घबरा गया। मैं शंकर के भारी वजूद समेत गिर पड़ा। अच्छा भला कामयाबी की जानिब बढ़ता हुआ हमारा मिशन यकदम अब रिवर्स घेर मारने लगा था। तारिक ने फौरन शंकर के मुंह पर खौंसा रसीद कर डाला और साथ ही अक्कम में ऊपर तले 2 फायर भी छौंक मारे। खौंसा लगते ही शंकर ने चिल्लाना मौकूफ कर दिया, इस डर से नहीं कि दूसरा भी ना पड़ जाए, बल्कि शायद वो फिर इंटा गफील हो चुका था। इस बार तारिक ने उसे उठा लिया। मैं अपना कान मसल रहा था। कमबख्त ने बुरी तरह काटा था। तुम्हें क्या हो गया? तारिक चिल्ला कर बोला। इस कुत्ते की औलाद ने मेरे कान पर काट लिया था। मैंने बताया। ये पिस्तौल संभालो और मुझे अकब से कवर किए भागते रहो। पिस्तौल मैंने उसके हाथ से ले लिया और अकब में एक फायर किया। हम दोनों दौड़ते हुए तारीख से जंगल झाड़ियों में घुस गए। वहां हमें रुकना पड़ा क्योंकि अकब से शंकर के जरखरीज कुत्तों की तादाद 5-6 के करीब थी
और वह सब इसी जानिब ही हथियार संभाले दौड़ते चले आ रहे थे। चंद एक के हाथ में टार्चें भी थीं। सैफ, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, आर या पार। मुझे तारिक की जंगजुआना आवाज और फिदवियाना आवाज सुनाई थी, जिसने मेरे अंदर भी एक अजीब सा जोश जगा दिया। तारिक ने बेहोश शंकर को जमीन पर फेंक दिया था। तुम इस तरफ घात लगा लो और ये पिस्तौल पकड़ लो। लेकिन तुम क्या करोगे खाली हाथ? मैंने हैरान होकर पूछा। बहस का वक्त नहीं है सैफ। ये कहते हुए वो दूसरी जानिब जा छुपा। मैंने देखा शंकर के गुमाश्ते अंधाधुंध झाड़ियों में आन घुसे थे। एक दो पर मैंने गोली चला दी। पहला हमला आवर क्रिया अंगेज चीख के साथ धप से मेरे करीब आन गिरा और ठंडा पड़ गया। दूसरा मेरी गोली लगने से शायद जख्मी हुआ था। उसके हाथ में टार्च भी थी। वो गिरा जरूर था, मगर गिरते ही उसने मेरी जानिब पलटा खाया। टार्च तो उसके हाथ से छूट गई थी, मगर गन नहीं। उसकी नाल उसने मुझ पर सीधी कर ली। मौत को अचानक और सामने देखकर मैं जैसे साकित सा हो गया। यही वो एक लम्हा होता है जब शायद यकीनी मौत को तस्लीम करके मेरे जैसे आम इंसान के आसाब जवाब दे जाते हैं। उसने गोली दाग दी। मैं अपनी जगह उसी तरह बुत बना खड़ा रहा। तकदीर मेहरबान थी कि उसकी चलाई हुई गोली मेरे जख्मी कान के लोग के बिल्कुल करीब से गुजर गई और उस गरम गरम छपक ने जैसे यकलख्त मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। और यही वो वक्त था कि न जाने कैसे मेरे अंदर एक सरफरोशाना जोश ने सर उठाया। मौत के ट्रांस में आ जाने के बाद अगला लम्हा चाहे यही होता है। मैं अपनी जगह से उछला और उस पर आ गिरा। उसने पिस्तौल वाला हाथ उठाने की भी सही चाही थी कि मगर तब तक मैं उसके ऊपर आन गिरा था। उसके हल्क से टकराती हुई चीख बुलंद हो गई। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया था। मैंने उसके ऊपर गिरते ही उसका सर बालों से पकड़कर जोर से जमीन पर मारा और बिजली किसी फुर्ती से मैंने उसका पिस्तौल भी उचक लिया। बस खेल खत्म। यकायक एक गूंजती हुई आवाज मेरे कानों में उभरी और साथ ही एक सर्द नाल मेरी कनपट्टी से आने लगी। मैं इस वक्त अकड़ों बैठा हुआ था कि उसी वक्त फायर हुआ। कुछ छींटे से मेरे चेहरे पर पड़े। मैं हौला कर रह गया, कहीं इसने मेरा भेजा ही पार तो नहीं कर दिया। मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि अगले इलम में मैंने उसे अपने करीब गिरते देखा। उसकी खोपड़ी उड़ गई थी। मुझे झुरझुरी आ गई और जी उलटने पलटने लगा। ये तारिक की बर वक्त हिम्मत थी कि उसने मुझे दुश्मन के गन पॉइंट पर देख लिया। इतने अरसे में शायद उसने भी किसी को काबू या हलाक करके उसकी गन पर कब्जा जमा लिया था। उठो, आगे बढ़ो, तारिक ने करीब आकर हाँपते हुए मुझसे कहा और उसने झुककर बेहोश शंकर के नापाक वजूद को उठाने की अभी कोशिश चाही थी कि कोई उस पर चमगादड़ की तरह पर फैला कर गिरा। फिर दूसरा मुझ पर आन वारिद हुआ। हम दोनों ही गिर पड़े। दू बदू मुकाबले की नौबत सर पर आई तो बका के जोश ने फिर मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। मैंने हमलावर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और उससे गुत्थम गुत्था हो गया। यही हाल तारिक का भी था। इस वक्त गोली चली और तारिक की कर्बनाक चीख सुनाई दी। मैं जैसे सुन्न होकर रह गया था। तारिक की लरसती चीख सुनते ही मेरे पूरे वजूद में दुख और करब की एक लहर सी दौड़ गई। फिर मैं जैसे पागल सा हो गया। अपने हमलावर के मुंह पर मैंने एक जोरदार घोंसला रसीद करना चाहा था, मगर वो बदबख्त होशियारी से झुकाई देकर बच निकला। नतीजे में मैं अपने ही जोर पर घूम गया। उसने पलटकर मुझ पर पिस्तौल तानने की कोशिश की थी कि मुझे लेटे लेटे उस पर अपनी दाहिनी टांग चलाने का मौका मिल गया। तो उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी तो उसके हाथ से निकला तो उसी फुर्ती के साथ हमलावर अपना पिस्तौल उठाने के लिए रेंगने की कोशिश करते हुए बढ़ा था कि मुझे उसकी पुष्ट पर दूसरी टांग चलाने का भी हादसाती सा ही मौका मिला।